हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए भारतीय सामान्य ज्ञान के 55 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखो, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत कहाँ लोकेटेड है, या फिर विभिन्न संस्थाएं हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और देखो, ये जो कंटेंट है मेरे द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। अभी आपके रेलवे के बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये बैक टू बैक एग्जाम चलने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज ला रहे हैं। देखते हैं हमारी क्लास का जो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। देखो, संपूर्ण दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत अकेले भारत कवर करता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखो, इसका जो क्षेत्रफल है भारत का, ये है 2.4%। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आपसे वैल्यू पूछी जाती है, मतलब आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये अपने देश भारत का क्षेत्रफल है, जो कि दुनिया का 7वां बड़ा देश है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एरिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन सा। तो रूस जो है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद है कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और इन देशों के बाद में स्थिति आती है अपने देश भारत की, अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़े देश में। ठीक। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो नए आंकड़ों के मुताबिक जनसंख्या के आधार पे जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी निम्न में से कौन सी है। हम देखो, बहुत सारे जो देश हैं वो अपने उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। ठीक। और बहुत सी स्पेस में जैसे कि सैन्य योजनाएं उनके द्वारा बनाई जाती हैं, तो उनको रेगुलेट कौन करता है। तो इन सब कार्यों के लिए हर देश की अपनी कोई ना कोई स्पेस एजेंसी होती है। इसी तरह अपने देश भारत की भी एक स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है इसरो। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो इसरो है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये है यूएसए की। और जाक्सा ये है जापान की। ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं इसरो के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह है इसरो की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को इसरो को स्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। वर्तमान में जो इसरो के चीफ हैं, इनका नाम है वी नारायण, जो कि 11वें नंबर के हैं। संस्थापक की बात करें तो इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। देखो, 1975 में भारत के द्वारा जो अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया गया, वो भारत के अपने प्रक्षेपण केंद्र से नहीं लॉन्च किया गया था। 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते हैं। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया। अब देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है, जो 1975 में लॉन्च किया गया। लेकिन ये भारत अपने खुद लॉन्च व्हीकल से नहीं लॉन्च कर पाया, ये लॉन्च किया गया इसरो के लॉन्च व्हीकल से, यानी कि इसरो की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक वे बैंक होते हैं जो विभिन्न व्यापारिक बैंक जो है उनको रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो उनकी मौद्रिक नीतियां हैं उनको संचालित करते हैं। जो व्यापारिक बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी की जो मुद्रा
संबंधित जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है केंद्रीय बैंक, ठीक। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन होता है यानी कि मुद्रास्फीति, इसको भी केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो देखो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। किसके प्रावधान से? तो रिजर्व बैंक को अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत इसकी स्थापना की गई। 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो मुख्यालय है कहाँ था? तो इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको जो है मुंबई स्थानांतरित किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर, जिनके सर्विस टेन्योर की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक ये गवर्नर रहे हैं। देखो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिश गवर्नर थे। लेकिन बाद में ये जो भारतीय गवर्नर बने इनका नाम है चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख। ये फिर आपको सीडी देशमुख भी इनका नाम लिखा हुआ मिल सकता है। इनके सर्विस टेन्योर की बात करें तो ये 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक गवर्नर रहे हैं जो कि इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे क्या? एक सवाल आपको ये बताना है कि जो आरबीआई है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है ये आपको बताना है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो देखो जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ये 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का भी गठन किया गया। समिति को गठन करने का प्रोविजन लाया गया और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखो जो भारत का संविधान है इसको कब लागू किया गया? तो इसको लागू करने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950 है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में जो कुल समय लगा था ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का। कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित और घोषित किया गया। अब देखो जब आप भारतीय संविधान की प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जब ये प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इसमें जो अंगीकृत की तिथि आती है वो क्या है? 26 नवंबर 1949 है, ठीक। संविधान के जो कुछ प्रावधान है इनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन जो संविधान का अधिकांश भाग है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके बाद भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया।
इस तिथि को भारत के संविधान के अधिनियमन तिथि के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, इसी को भारतीय संविधान के अधिनियमन तिथि के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय जो संविधान है इसमें टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की संख्या यदि आपसे पूछे जाए तो एट प्रेजेंट भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो संविधान तैयार हुआ था लागू करने के वक्त 1950 में, उस समय 8 अनुसूचियां थी। ये 4 जो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, ये विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। ठीक, 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का संविधान किस प्रकृति का है, यानी कि नेचर कैसा है? तो ये कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक, और देखो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का लिखित संविधान। अगर आप अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो इसमें इतने अनुच्छेद नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है? इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 52nd नंबर के न्यायाधीश हैं वर्तमान में। इनका नाम है न्यायमूर्ति VR गवई। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में जो न्यायाधीश है 52nd नंबर के हैं न्यायमूर्ति VR गवई। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में ये लोकेटेड है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, देखो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनका सर्विस टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना है? तो 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष, इसमें जो पूरा होता है। यदि जो न्यायाधीश है इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर ये अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर चुके होते हैं तब भी ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो संविधान का जो भाग 5 है यहाँ पर अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। जो हरिलाल कानिया या फिर HJ कानिया है, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ये तो धर्मस्तु जय। ठीक, और एक फैक्ट, करंट फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि जो 53 नंबर के यानी कि 53rd नंबर के जो न्यायाधीश होंगे ये शपथ ग्रहण करेंगे 24 नवंबर को। 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण का मतलब जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के जो राष्ट्रपति है ना, ये शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसको गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें एक प्रोविजन होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ऐसे सभी मामलों को अवैध घोषित कर सकता है या फिर खारिज कर सकता है जो कि भारत के मूल स्ट्रक्चर को वायलेट करते हो, यानी कि जो भारत की मूल संरचना है इसका उल्लंघन यदि कोई नियम या प्रोविजन करती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको अवैध घोषित किया जाता है। एक केस आया था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मूल डॉक्ट्राइन जो है ये थ्योरी दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितनी प्रकार की सेनाएं? तो देखो भारत में जो सेनाएं हैं वो टोटल 3 प्रकार की हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ठीक, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेना जो है इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय नई दिल्ली में लोकेटेड है।
भारतीय सेना प्रमुख की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ये है भारतीय सेना के उप प्रमुख। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना को स्थापित किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। एसपी धारकर ये हैं उप प्रमुख। वायुसेना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं। ठीक। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये है 18 और किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से न लगने वाले स्थल रुद्ध राज्य कितने हैं? ये है 5। अब देखो भारत जो है अपनी सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ये करता है बांग्लादेश के साथ जो कि 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा जो है ये है 3,323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। ठीक। और देखो जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा को साझा करता है। ये पड़ोसी देश है जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। सबसे बड़ी सीमा रेखा है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ठीक। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। यहाँ से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको अडॉप्ट किया गया है। सारनाथ सारनाथ वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार जो है उपदेश दिया था। ठीक। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं। देखो ये 4 शेर जो है ये बने हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है कि जो चक्र है ये आप देख रहे हैं चक्र, इसमें जो 24 तीलियां हैं कितनी है? 24 है। ये 24 घंटे का प्रतीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फलक के नीचे जो मुंडोपनिषद का एक वाक्य है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में लिखा है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते हैं ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको जरूरी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? देखो जो भारत है इसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, दक्षिणी भाग कौन सा है, ये सारे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है ये नॉर्दर्न जो हिस्सा है इसको कहा जाता है इंद्राकॉल। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के ये 4 एक्सट्रीम पॉइंट हैं, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो ये है इंद्राकॉल जो कि सियाचिन लद्दाख में स्थित है। और सदर्न पॉइंट्स की बात करें तो ये है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं जो कि स्थित है कहाँ? ग्रेट निकोबार में। और देखो वेस्टर्न पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए तो ये है गुहार मोती जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और ईस्टर्न पॉइंट यदि पूछा जाए तो ये किबुथु जो कि लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ये चारों पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लोकेशन को। भारतीय भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा बिंदु, ये 2004 की जो सुनामी आई थी ना, इस सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था।
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का हिस्सा है? तो देखो जो अपना भारत है ना, ये जम्बू द्वीप का हिस्सा है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो कुछ अन्य नाम है ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत को आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सभी कुछ नाम हैं जिनके नाम से ही जाना जाता है। भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकार कैसा है? तो ये चतुष्कोणीय आकार का है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और देखो देवनागरी लिपि है भारत की। पठारी प्रदेश जो है भारत का, ये पेनिसुलम इंडिया या तो प्रायद्वीप भारत कहलाता है। ये जो भारत का ये हिस्सा है ना, ये अपने देश भारत का ये पोर्शन जो है प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है इसको। अब प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? तो जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है ना, वो प्रायद्वीप क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखो जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये लद्दाख में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नुब्रा नदी जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये जो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, यूपीएससी का जो 2022 का एग्जाम हुआ था ना, यूपीएससी प्रीलिम्स का, इसमें फैक्ट के रूप में पूछा गया था। इस तरह के ही फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं यदि आप हाई लेवल के एग्जाम देते हैं तो। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? देखो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? देखो जो सबसे लंबी तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 3 राज्य आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि सबसे लंबी, दूसरी और तीसरी। तो सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी गुजरात की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो कि 973.7 किलोमीटर है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है। ये तीनों राज्य आपको याद रखने हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो जो पंबम चैनल है ना, ये भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को अलग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण तक की ये जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। ठीक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये है आपका अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एसएससी के एग्जाम में तो बार बार पूछा ही जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक। कर्क रेखा 2 बार माही नदी को पार करती है। पहला मध्य प्रदेश में जहां से ये राजस्थान की ओर बहती है और गुजरात में प्रवेश करती है जहां ये दूसरी बार काटती है। कर्क रेखा जो है ये किस नदी को 2 बार काटती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो माही नदी है इसको 2 बार काटती है। ये 8 राज्य हो गए जिनसे गुजरती है। माही नदी को 2 बार काटती है। और भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर कौन सा है? तो त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है ना, ये है सबसे निकटतम शहर। अच्छा उदयपुर एक राजस्थान में झील है और त्रिपुरा का शहर है, तो इसमें आप कंफ्यूजन में ना रहेंगे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्यान्ह रेखा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्यान्ह रेखा है? तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है ये भारत की माध्यान्ह रेखा है। कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखो जो हमारी पृथ्वी है ये घूमती है। भारत का अभी जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हमने कितना पढ़ा था? 2900 कितने किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। तो देखो पूरब से पश्चिम तक जो ये लंबाई है 2933 किलोमीटर है ना, तो कुछ स्थान यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर सूर्योदय पहला होगा और कुछ स्थान बाद में जहाँ पर सूर्योदय होगा। तो एक समय जो है सेट किया गया इस स्थान पे, जो कि मतलब यहाँ पे ये मानक समय सेट किया गया और ये समय कितना आगे होगा और ये समय कितना पीछे होगा, यहाँ पर वो बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो हिस्सा होगा उसके स्थानीय समय में और यहाँ पर जो हिस्सा होगा उसके स्थानीय समय में भी अंतर होगा। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? अब देखो जैसे अभी भारत में हमने देखा ना, उसी तरह जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसका बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है। अब पूरी पृथ्वी में जो टाइम है उसको एक मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम जहाँ से एक रेखा गुजरती है, मानक रेखा समय की, जो कि ब्राजील से गुजरती है ना, वहां से और जो अदर पृथ्वी के स्थान है वहां के समय में अंतर होता है। तो अभी जो हमारा भारत है इसका जो अभी हमने 82.5 डिग्री जो माध्यान्ह रेखा है ना, इसके और जो ग्रीनविच रेखा है इसके बीच में कितना अंतर है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? अच्छा ये बताओ, जो संपूर्ण पृथ्वी है इसको कितने जोन में, समय जोन में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? यदि आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे भूगोल की तो आप इसका आंसर करेक्टली दे पाएंगे। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। संपूर्ण पृथ्वी को कितना टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, इसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना नवीनतम राज्य है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 28 राज्य में नवीनतम राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को तेलंगाना को स्थापित किया गया। तेलंगाना के स्थापना दिवस के रूप में 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र भी है, जो कि 24 घंटे को दर्शाता है। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं। भारतीय ध्वज को डिजाइन किसके द्वारा किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अच्छा, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया अमर सोनार के रूप में। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ इसमें गाया गया।
इसकी समय अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। भारतीय राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में पूरा करना होता है। ये कुछ पैरामीटर है इसके। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश में शक संवत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका जो पहला महीना चैत है। अच्छा, वर्ष में 57 जोड़ने पर ये जो शक संवत है इसको निकाला जाता है। वंदे मातरम मूल रूप से किस उपन्यास का हिस्सा है? करंट भी अगर आप रिलेट करके देखेंगे तो ये अभी वंदे मातरम चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी इसको हाल ही में इसने 150 वर्ष पूरे किए हैं। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसने, तो ये मूल रूप से आनंद मठ जो है इसका हिस्सा है। राष्ट्रीय गीत जो नेशनल सॉन्ग है, भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अपनाया था। मूल रूप से जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है इसका हिस्सा है। आनंद मठ इसको 1882 में प्रकाशित किया गया था। ठीक, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार? तो कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था ना 1996 में, इसमें पहली बार इसको गाया गया था। अगला प्रश्न है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1963 में मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में डिक्लेयर किया गया। मोर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाउ क्रिस्टिटस है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो मोर है इसको संरक्षण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 है। टाइगर की आबादी को कंजर्वेट करने के लिए जो टाइगर रिजर्व है ये बनाए जाते हैं। भारत का नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है? तो ये माधव है, जो कि 58वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जो टाइगर की आबादी घट रही थी इसको रोकने के लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर। पैंथेरा टाइग्रिस यह है वैज्ञानिक नाम बाघ का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है? तो देखो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये है बरगद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बरगद पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, आप सभी जानते होंगे सारे फैक्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमल जो है ये नेशनल फ्लावर है इंडिया का, और कमल का जो साइंटिफिक नेम है ये है निलंबू न्यूसीफेरा। ये एग्जाम में पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। निलंबू न्यूसीफेरा ये है वैज्ञानिक नाम कमल का। भारत का राष्ट्रीय फल, तो ये देखो आम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंडिका मैग्नीफेरा इंडिका ये है वैज्ञानिक नाम आम का। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह रेट किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जुलाई 2010 को डॉलर इन यूरो और पौंड की तरह इसको भी नया प्रतीक मिला था। ये जो रुपए का नया प्रतीक है ये देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि की आर को मिला करके बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? देखो ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सारे। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा, इसका निर्माण करती है। ये जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से मिलकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। गंगा डॉल्फिन सुसु को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया था? देखो जो गंगेटियन डॉल्फिन है ना, इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो एशियाटिक एलिफेंट यानी कि एशियाई हाथी जो है ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एडिशनल पॉइंट की बात करें तो एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है। अक्टूबर 2010 में एशियाई हाथी को विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है। यानी कि जो समुद्र के किनारे 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जितने भी जलीय उत्पाद या फिर मछली वगैरह हैं इन पर इंडिया का हक होगा। ये कुछ इस प्रश्न का मतलब है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 मील तक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो भारत के 9 राज्य टोटल जो है ये समुद्र के किनारे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि कितने राज्य भारत के जो है ये कोस्टल लाइन को शेयर करते हैं, तो ये है टोटल 9 राज्य। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? केप कैमरिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो देखो, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीनों नाम जो है ये है इंदिरा पॉइंट के। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ना ये इक्वेटर के निकटतम है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबम चैनल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडम्स ब्रिज या फिर आदम पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो देखो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो देखो कठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार ये तीनों पश्चिमी तट का भाग है। लेकिन ये जो कोरोमंडल तट है ना ये पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। इस तरह ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है ना इसको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट ये फैला हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? देखो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो द्वीप जो है एक द्वीप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? सेल्युलर जेल का नाम आपने सुना होगा ना, काला पानी की सजा जिसको होती थी ना वो अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर काला पानी नामक जेल भी है और ये जो क्षेत्र है बिफोर 1947 इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। दीव कहाँ स्थित है? तो दीव जो है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है?
तो देखो दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि बिफोर 1947 इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का हिस्सा है जिसे कहा जाता है, तो इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो देखो जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का जो एक स्थान है सोनभद्र, सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक राज्यों से ये सीमा को शेयर करता है। तो ये रहे कुछ हमारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह की सीरीज या फिर वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।